हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। ये आपका बूस्ट योर बायोलॉजी सीरीज है जिसमें सिर्फ लास्ट के 2 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। हमने इकोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। आज बारी है आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। तो इस चैप्टर पे हम लोग 20 बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम इस चैप्टर पे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 20 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक एक क्वेश्चन आपका आधारित है उस टाइप ऑफ क्वेश्चन से जो पहले एग्जाम में आया हुआ है या सेम कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। तो आप साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। 20 इंटू 4 वुड बी योर 80 मार्क्स। साथ साथ में अपने मार्क्स को भी हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लाइफ फॉर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो मेरे बच्चे, एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार अगर आप लगा लेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन से एज इट इज उठ करके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा बहुत टिल्ट भी नहीं किया हुआ होता। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको रीड करते हुए जरूर चलना है एग्जाम के लिए, राइट तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है। आई एम प्रीटी श्योर आप सारे बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे एंड आई एम गेटिंग द आंसर्स आल्सो। वेरी 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 गुड एवरीवन। सो बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी among life forms at all the level of biological organization, ranging from the molecules, which is macromolecules, within the cell to the entire biome or biosphere. So कितने variety of organisms present है in your biosphere that defines your biodiversity. So the answer has to be option number A, which is it is defined as the variety and variability among life forms at all the levels of biological organization. तो answer is option number 1. तो जिसका करेक्ट हुआ वो +4 कर लेंगे, जिसका सही नहीं हुआ आंसर वो -1 करेंगे। मार्क्स अपने कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। Which of the following is the most species rich taxonomic group among animals? तो एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिच ग्रुप कौन सा है? इज इट मैमेलिया, इंसेक्टा, रेप्टाइला और एवीज? कम ऑन, आप लोग पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका लिविंग वर्ल्ड से भी आ सकता है, बिकॉज लिविंग वर्ल्ड में भी आप यही सेम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी में। हाँ जी, सो कमिंग ऑन टू द आंसर, अगर हम बात करें करेंटली अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑन द आइडेंटिफाइड स्पीसीज विच टेल्स अस दैट मोर देन 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड स्पीसीज आर एनिमल। जितना भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं आज तक, उसका मोर देन 70% आर योर एनिमल। बट एनिमल्स में मैक्सिमम कौन है? अमंग एनिमल्स मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज बिलोंग टू योर क्लास इंसेक्ट्स, इंसेक्टा। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, they are the most species rich taxonomic group. तो आते वापस से क्वेश्चन पे, अब तो काफी इजी हो गया आपके लिए। Which one is the most species rich taxonomic group? That would be your insecta. Answer is option number B. करेक्ट हुआ +4 कर लेंगे, पर इनकरेक्ट क्वेश्चन -1 कर लेंगे, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आर इनकरेक्ट। तो ये आपकी एग्जामिनर की ट्रिक वाले क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज, आपको इसको अंडरलाइन करना है, क्रॉस मार्क करना है, विच मीन्स आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट आई नीड टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वंस। करेक्ट वंस नहीं देखना मुझको, गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हुए चलते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी,
It contributes around 8.1% of the world's species diversity. So India is known to cover only 2.4% of the total land mass of the world, but its contribution to the global species diversity अगर हम बात करें, that comes around 8.1%. तो statement is a perfectly correct statement. ये आपका सही statement है. नंबर 2 देखते हैं. It is one of the 12 mega diversity countries of the world. So India is considered to be one of the 12 mega diversity. Yes, it is a correct statement. तो दोनों ही statement आपकी correct statement है, first and second. What about third and fourth? Let's see. So third statement कहता है India is known to be home to 45,000 different species of animals. So basically we do have 90,000 animals, 45,000 species of the plants. तो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट को गड़बड़ लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नंबर 3 इज योर इनकरेक्ट वन. चलते हैं नेक्स्ट पे. Yes, so we had 3 statements. फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है. क्वेश्चन में आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा हुआ था, which is incorrect statement. That will be your option number थर्ड. राइट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट किया तो +4 कर लेंगे, अदरवाइज -1. चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 4. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है हर साल. सो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आपको ज़रूर लगते हैं, बट काफ़ी काम के क्वेश्चन होते हैं, ईजिली आप इसको कर भी सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे भी. तो वी हैव कॉलम 1, वी हैव कॉलम 2. जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको डिफाइन करना है. उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी हुई है नंबर 2 कॉलम में. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द जेनेटिक डाइवर्सिटी. जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी जो होती है, जेनेटिक वेरिएशंस जो होती है, उसको आप जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. सो इट रेफर्स टू जेनेटिक वेरिएशंस ऑब्जर्व्ड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राइस की, इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज ओराइजा सटाइवा एंड 50,000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ दिस स्पीसीज आर फाउंड इन द इंडिया. हम बोलते हैं ना कि जो राइस आप घर में यूज करते हैं, कितनी सारी वेराइटी उसकी प्रेजेंट है. तो वी हैव वन स्पीसीज. So what is the difference? The difference is your genetic diversity. They do have differences in between their genes. What about species diversity? So it refers to the variety in the type of species present in a particular area. For example, a wide variety of different species of amphibians is found in the Western Ghat as compared to your Eastern Ghat. So this is your species के level का diversity. Then we have ecological diversity. It refers to the variety in the different types of ecosystems that exist on this planet. Example की बात करेंगे. So India is a highly ecological diverse due to the presence of a variety of different ecosystems such as alpine meadow, desert, rainforest, mangrove, etc. तो आपको A, B, C columns को match करना है. First is genetic diversity. 50,000 different rice strains are found, that defines your genetic diversity. Then we have species diversity, variety of amphibian species will define your this one. Then we have ecological, which is option number B. तो मैच कर देंगे. आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर D. +4 -1 करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is one of the reasons why prokaryotes are not considered in the estimates of global species diversity? तो बच्चे लिखा आपको not considered, क्रॉस मार्क कर देंगे. Why is that so? कि आप prokaryotes को consider नहीं करते हैं. So prokaryotes, pro means a primitive type. They are the living organisms which do not have a well-defined membrane-bound nucleus and cell organelles. So on contrary to eukaryotes, अगर हम बात करें prokaryotes की, यहाँ पे well-defined nucleus present नहीं है, membrane-bound organelles नहीं पाई जाती हैं, small organisms हैं. eukaryotes जो होते हैं आपके, वो well-defined nucleus रखने वाले बल्कि एनिमल्स होते हैं. इनमें ऑर्गेनेलीज आपकी प्रॉपरली डेवलप्ड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, it has a vast species diversity. Identification and clarification of prokaryote species is not possible by conventional
methods. आप उसको identify and classify नहीं कर सकते हैं. So how you can do it? By comparison of the physical characteristics of a collected specimen with the characteristics of a known species. जो जानकारी में species है उससे अगर आप compare करेंगे, that way you can identify and classify that organism. So many prokaryote organisms are impossible to culture in vitro and hence they cannot be studied properly. जब तक कि आप कल्चर नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको स्टडी भी नहीं कर पाएंगे. सो आते हैं क्वेश्चन पे. वाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द एस्टिमेट्स ऑफ ग्लोबल स्पीसीज? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज डाइवर्सिटी यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स. उसको आप स्टडी ही नहीं कर सकते तो आप कैसे उसको कंसिडर कर पाएंगे डाइवर्सिटी में? राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट के लिए +4, अदरवाइज -1. नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6. Species richness of a habitat can be defined as. What is a species richness? Come on everyone, solve करते हुए चलेंगे आप लोग. Species richness refers to the total number of species present in that particular area. तो per unit area कितना species present है, that would be your species richness. So answer is simple, which is option number B. Total number of species present per unit area of a given region is your species richness. तो species diversity को define करता है आपका species richness. उस area में कितने different type के species आपके present हैं. चले क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन. Fill in the blanks has the greatest biodiversity on the earth. किस एरिया की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की, सो इसकी ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अर्थ पे. व्हाट डू आई मीन बाय ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी? आप फैक्ट्स में बताइए कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. सो मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर फाउंड. फर्स्ट वन. 3,000 ऑफ द फिशेज, 1300 of the birds, 427 species of your mammals, 378 of reptiles, 125,000 is invertebrates. इसके अलावा भी we have undiscovered insect species which is nearly 2 million. So this is so huge, greatest biodiversity. So answer is your option number C, which is Amazonian rainforest. Amazon rainforest आप जिसको बुलाते हैं. करेक्ट के लिए +4 कर लेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8 है एवरीवन. इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं ABCD एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू एंड द फॉल्स स्टेटमेंट. सारी ही स्टेटमेंट आपकी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ है आपकी NCERT में उसके रिलेशन में है. तो 1 by 1 सारी स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये किसने प्रपोज किया? देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बॉल्ट. इन्होंने प्रपोज किया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को, विच मेक्स ऑप्शन नंबर डी एज ए करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये कहता क्या है? व्हाट इज its conclusion, what is species area relationship? So species richness increases with decreasing explored area. जी नहीं, इसके हिसाब से क्या होता है, जितना एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ता हुआ जाएगा. सो द एक्चुअल स्टेटमेंट हैज टू बी species richness increases with increased explored area but up to a certain limit. क्वेश्चन में आपसे गलत लिखा हुआ है तो ये नंबर डी स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है, मतलब आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं. Right? What about A and B? So this graph, this is your species area relationship. तो ये species richness है, ये per area explored अगर आप देखते हैं तो it gives a relationship of this one, log S is equals to log C plus Z log A. अब A and B स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नंबर A कहता है explored area plot against species richness gives a rectangular hyperbola, yes, which is a correct one. नंबर B स्टेटमेंट कहता है log S is equals to log C plus Z log E. अगर यहाँ पे ये E की जगह A लिख दा स्टेटमेंट होती है आपकी ट्रू, बट नाउ इट इज योर फॉल्स. तो अगर आपने जल्दी में पढ़ा नहीं है स्टेटमेंट को
एंड आपने यहाँ ई की जगह ए पढ़ लिया है बाय योर सबकॉन्शियस ब्रेन, तो आप इसको गलत कर देंगे। तो यही छोटी छोटी त्रुटि आपका एग्जामिनर ढूंढता है, ये छोटी छोटी त्रुटि की वजह से ही आप अपने 4 मार्क्स को गवा देते हैं, नेगेटिव मार्किंग करके आपके 5 मार्क्स लूज हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर 100% अटेंटिव इन योर एग्जाम, राइट। करेक्ट हुआ तो +4 कर लेंगे इस क्वेश्चन में। यस, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चे आपका ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, देन दिस वन इज अगेन फॉल्स, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। डायरेक्ट NCERT question. Red list, which organization will going to publish it? So IUCN, which is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, it works for the conservation of nature and sustainable use of natural resources. IUCN ही रेड लिस्ट of threatened species को create करता है। तो आंसर is option number B, which is IUCN. करेक्ट के लिए +4, अदरवाइज -1। Question number 10. Question number 10 is a very important statement of your NCERT. NCERT आपको कितना समझ में आता है इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, बिकॉज ये लाइन एज इट इज NCERT में लिखा हुआ है। वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स 2 वर्ड्स मिसिंग है, कहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए था ये आपको फाइंड आउट करना है। सो द क्वेश्चन इज इकोलॉजिस्ट warn that if the current rate of species extinction will continue, then nearly fill in the blanks on earth might go extinct within the next how many years. Let's understand this question. तो ये आपका डायरेक्ट NCERT का स्टेटमेंट है। Human intervention has led to the habitat destruction and over exploitation of biological resources. तो आज के वक्त की अगर हम बात करें, हम biological resources को हद से ज़्यादा exploit कर रहे हैं। The rate of extinction is estimated to be 100 to 1000 times faster than it used to be. जितना पहले था उससे 100 से 1000 times faster अब extinction आपका हो रहा है। तो इकोलॉजिस्ट ने ये वार्न किया कि अगर यही करंट रेट कंटिन्यू रहा, then nearly half of all the species present on the earth will go for extinction within the next 100 years, right? तो दोनों ही पॉइंट्स को आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। ए स्टेटमेंट कहता है नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज on earth might go extinct within the next 100 years. Answer is option number D. Question number 11, very important question. I would say MCQ alert of NCERT, because this is something जहाँ से question आपका हर साल आता ही आता है। ये एग्जामिनर का kind of favorite corner है आपके इस chapter का। So we have following statements A to D, correct and incorrect statement हमें find out करनी है with respect to Rivett-Popper hypothesis. तो समझ लेते हैं ये है क्या। So Paul सर ने propose किया था Rivett-Popper hypothesis. What does that mean? This hypothesis explains the effect of decrease in biodiversity. ये एक्सप्लेन करता है कि अगर स्पीसीज बाय स्पीसीज कम होती रहें तो एंटायर इकोसिस्टम पे उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन्होंने कहा कि यार इकोसिस्टम को आप एरोप्लेन मान लीजिए, जो स्पीसीज है वो राइवेट्स मान लो, जो लिंक हुए हैं द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन से, एंड जो विंग राइवेट्स हैं दैट इज रिप्रेजेंट्स योर की स्पीसीज, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। तो बेसिकली राइवेट पॉपर ये कहती है हाइपोथेसिस कि अगर आप इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 निकालना शुरू करते हो तो इनिशियली ओवरऑल फंक्शनिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा एयरप्लेन की, बट अगर आप इसमें से इसके की स्पेसेस जैसे कि विंग्स निकाल देते हो तो पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच स्पीसीज इज गोइंग टू एक्सटेंड। सो इस पे डिपेंडेंसी होते हुए आपकी इकोसिस्टम की ओवरऑल फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आपका, पॉल सर ने इसको प्रपोज किया, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Hypothesis explains the effect of decrease in biodiversity on the ecosystem. Yes, true. Ecosystem represents the rivet of an aeroplane. जी नहीं, ecosystem represents the aeroplane itself. तो ये false है।
Wing rabbit represents the key species. Yes, of course, this is your true statement. The answer is option number C. +4 -1. Question number 12. The term the evil quartet is used to describe the evil quartet. क्या होते हैं? चार कुछ चीजें हैं. हाँ जी. Come on everyone. आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को. So अगर हम बात करें evil quartet की, this was introduced by Jared Diamond to describe the causes of biodiversity loss. इतने जो losses हो रहे हैं biodiversity में, why is that so? So basically we have four main reasons for that. The first one is habitat loss and fragmentation. Then we have overexploitation by humans, alien species invasion, and coextinction of certain species. These are the four things which results in the biodiversity losses. So answer is option number D. The major causes of biodiversity losses are the evil quartet, which is 4 in number. +4 -1. Important है ये question भी. नंबर 13 पे चलते हैं. द फिल इन द ब्लैंक्स मास एक्सटिंक्शन इज एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जी मैन मेड, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं. तो पहले जो मास एक्सटिंक्शन हुए वो तो नेचर के थ्रू हुए थे, लेकिन अब तो हम खुद से एग्रीवेट कर रहे हैं, हम खुद से इनिशिएट कर रहे हैं मास एक्सटिंक्शन को, जो कि मैन मेड हैं. तो अगर हम बात करें मास एक्सटेंशन की, दीज आर द 6 मास एक्सटेंशंस दैट यू कैन सी. अगर हम बात करें 6th एक्सटेंशन की, it is occurring since 11,000 years ago and still it is ongoing. It is caused due to human activity. That's why आप इसको anthropogenic भी बुला रहे हैं. So today more than 500 species are on the brink of extinction. ये कभी भी extinct हो सकती हैं. तो answer is एंथ्रोपोजेनिक आपसे पूछा हुआ था, which is man made. Answer is option number C, which is the 6th mass extinction. Right? +4 कर लेंगे सारे बच्चे. चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है Which of the following best describes endemism? Endemism क्या होता है? Let's understand this question. So endemic distribution or endemism, distribution of species that is confined to a specific geographical area, उसको आप endemic species कहते हैं. वो वहीं पे पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा. They have a higher risk of extinction as they are not found in any other part. तो उसी पार्ट को लेकर के उनमें adaptations होती हैं, किसी डिफरेंट पार्ट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. That's why they are at higher risk of extinction as well. उसको आप एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. राइट? तो आंसर इज स्पीसीज कन्फाइंड टू एन एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स आर योर एंडेमिक स्पीसीज. +4 कर लेंगे इस क्वेश्चन का. नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई है. 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई है. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, हम समझते हुए चलते हैं सारी स्टेटमेंट को. पहली स्टेटमेंट है स्टीलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल. Which animals are the extinct ones? It is very important line of NCERT and इस पे based questions definitely आता है एग्जाम में. So steeler sea cow is your extinct one. It has been hunted to extinction by humans. तो ये correct statement है आपकी. नंबर 2 स्टेटमेंट कहता है पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ आवर कंट्री. सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए कंटामिनेंट. ये हमारी कंट्री का नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड इसने एडवर्सली इफेक्ट भी किया नेटिव स्पीसीज को. दिस इज योर पार्थेनियम. तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इट इज नॉट एंडेमिक टू आवर कंट्री. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है लैंटाना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास. सो पार्थेनियम को आप कैरेट ग्रास कहते हैं, ना कि लैंटाना को. ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है. चलते हैं नेक्स्ट पे. अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिश. अफ्रीकन कैटफिश आपकी एक एलियन स्पीसीज है जो एडवर्सली इफेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस कैटफिशेस की. तो ये भी बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि नेटिव स्पीसीज के लिए ही थ्रेट बन गया. आंसर इज सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यस, तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. राइट? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन.
विच इज़ योर करेक्ट आंसर एज वेल. सो +4 कर लेंगे सारे बच्चे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, 1, 2 एंड 3 रिलेटेड टू बोटेनिकल गार्डन, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कि ये ट्रू है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है. चलिए वन बाय वन पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज बोटेनिकल गार्डन? इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बच्चों ने विजिट किया होगा. यस, नोएडा में भी एक बहुत बेहतरीन सा बोटेनिकल गार्डन है. सो दिस इज अ साइट ऑफ XC2, ऑफ साइट कंजर्वेशन ऑफ threatened or endangered plants that are facing the risk of extinction in the near future. करते क्या है यहाँ पे? प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट और उसको कंजर्व किया जाता है इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ अ बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटाट, जैसे कि नर्सरीज होती हैं. प्लांट्स आर नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विद द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस टू इंश्योर जर्मिनेशन. ग्रीन हाउसेज होते हैं, कैक्टस हाउसेज एंड पॉन्ड्स आर ऑल्सो देयर. तो चलते हैं क्वेश्चन पे. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द मेन पर्पस ऑफ बोटेनिकल गार्डन is to allow conservation of endangered plant species, which is your correct statement. तो इसके आगे हम true लिख देते हैं. Botanical garden are a type of in situ. No, this is a type of ex situ. यहाँ पे अगर ex situ होता तो correct होता, but this is false statement. Number C, botanical garden have different kinds of habitat for different plant species to thrive. Yes, of course, true statement. True है, false है, and then this is your true statement. Answer is option number B. Question number 17, everyone. Interesting question about biosphere reserve. In a biosphere reserve, tourism is allowed in which of the following zone? आपके zones बने होते हैं ना, कोर जोन है, बफर है, ट्रांजिशन है. सो किस एरिया में टूरिज्म अलाउड होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. तो पहले हम समझते हैं, ये आपका कोर एरिया है, दिस वन, ग्रीन वन. देन वी हैव दिस बफर एरिया, देन वी हैव दिस ट्रांजिशन एरिया. ये 3 एरिया पाए जाते हैं. सो बायोस्फीयर रिजर्व protected areas that allow the conservation of biotic resources in their natural environment through the protection of the entire ecosystem are your biosphere reserve. This is a in situ conservation का तरीका. ये ex situ नहीं है, यहाँ पे in situ conservation ही आपका होता है. तो ट्रांजिशन एरिया जो होता है, जो आउटर मोस्ट है आपका, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, कैटल की ग्रेजिंग भी हो रही है, टिम्बर कलेक्शन भी हो रहा है, मेडिसिन से कलेक्टिंग एंड टूरिज्म भी यहाँ पे हो रहा है. उसके अंदर है बफर जोन, वहाँ पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, टूरिज्म होगा, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं. बट व्हाट अबाउट द कोर एरिया, ये सेंट्रल कोर एरिया, दिस इज फॉर रिसर्च पर्पज ओनली. यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता, कुछ अलाउ नहीं होता, ये प्योरली रिसर्च पर्पज के लिए ही रखा जाता है. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था टूरिज्म वाले प्लेसेस. सो टूरिज्म में बाहर के 2 एरियाज आर अलाउड, बट अंदर का कोर एरिया जहाँ पे पर्टिकुलरली रिसर्च परफॉर्म किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड फॉर टूरिज्म. तो आंसर इज ट्रांजिशन एंड योर बफर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. राइट, +4 कर लेंगे सारे बच्चे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन नंबर 18 इज अगेन द मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी हैव 2 कॉलम्स, दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का नीट में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. सो मेक श्योर आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लेकर के जाए, ताकि आप क्विकली सॉल्व कर पाएँ. टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है. कॉलम 1, कॉलम 2, वी हैव 2 कॉलम्स, इसको मैच कराना है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. So the first statement is about your broadly utilitarian reasons. Various services provided by the biotic resources that help in stable functioning of the ecosystem. Right? It includes your prevention of soil erosion by plants which hold the soil firmly with the roots and protect it from the being washed off by blowing wind or running water. Then we have narrowly. They are the direct और economic utilities that derives from the biotic resources. जैसे कि आप food material drive करते हैं, medicines लेते हैं plant से, fabrics लेते हैं, industrial products हम लेते हैं. This is narrowly utilitarian reasons. What about next one is the ethical one. These are जैसे कि आपका eggs हो गया, meat हो गया, जो direct benefits हैं, that is narrow. जो indirect benefits हैं, that is your broad.
एथिकल इज लाइक इट्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व। फिश हो गया, सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स, ये सारे आपके डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। व्हाट अबाउट एथिकल? सो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस टू मैनकाइंड और नॉट। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ़ायदे की चीज़ हो तो ही हमें कंजर्व करना है, राइट तो हर एक चीज़ की एक वैल्यू अटैच्ड है, फ़ायदे की चीज़ नहीं है ह्यूमन के तो भी हमें उसको कंजर्व ज़रूर करना है, राइट तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस से। मैच द कॉलम में आपने ब्रॉड क्या तरीके हैं, नैरो क्या है, एथिकल रीजंस क्या है, मैच करा देंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का। यस, और वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। आपके पास में 4 स्टेटमेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दिस इज हिमालयाज, दिस इज योर इंडो बर्मा। सो ऑर्वन आउट आपसे पूछा होता है, तीनों ही आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। दिस इज नॉट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यस, सिंपल, इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए जी, आखिरी सवाल आज की कक्षा का आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 20th क्वेश्चन, Which of the following are not allowed within a national park? Within a national park क्या चीज़ allowed नहीं है? टूरिज्म, कैटल ग्रेजिंग, रिसर्च या टिम्बर कलेक्शन। नेशनल पार्क जो होते हैं, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बेटर करने के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दे आर फंडेड एंड मेंटेन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। क्या चीज़ें अलाउड है? टूरिज्म अलाउड है, रिसर्च अलाउड है। क्या चीज़ अलाउड नहीं है? ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड, कैटल ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड, टिम्बर कलेक्शन एंड ट्री पासिंग इज नॉट अलाउड। तो आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड विद इन अ नेशनल पार्क, विच इज कैटल ग्रेजिंग एंड टिम्बर कलेक्शन। टूरिज्म अलाउड है, रिसर्च आप कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चे हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं आज। 20 क्वेश्चंस इज इक्वलेंस टू योर 80 मार्क्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की 80 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। ये आपका चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी यूनिट आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से निचोड़ के पी जाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्जाम में। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।